हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, साथ ही साथ हम उसके आंसर को भी देखते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एवेज एंड मैमल्स विथ एग्जांपल्स। यानी एवेज और मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स को एग्जाम्पल के साथ बताना है। ये क्वेश्चन लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और ये 5 नंबर में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एवेज यानी जिसके अंतर्गत बर्ड्स को रखा गया है उसके जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो आप लोग बर्ड्स बहुत सारे देखे होंगे, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर जनरल कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी स्ट्रक्चर की उनकी बात कर लेते हैं। तो उनका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीम लाइक बॉडी होता है एंड कवर्ड विथ फीदर्स, यानी पंखों के द्वारा उनका जो पूरा बॉडी होता है वो ढका हुआ होता है। आगे इनका जो बॉडी होता है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होता है और ये इंडोथर्मिक या फिर वार्म ब्लडेड होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगी। जैसे कि आप हैं, आपका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहना चाहिए, चाहे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना ही अधिक या कम क्यों न हो जाए, लेकिन आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर इतना बनाए रखना है। उसी तरीके से ये भी होती हैं, इनके भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इंडोथर्मिक या फिर वार्म ब्लडेड। आगे एक्सोस्केलेटन सिस्टम की हम यदि बात करते हैं तो इसमें एक्सोस्केलेटन के रूप में बिग प्रेजेंट होता है, यानी इनमें चोंच आप देखते हैं आगे की तरफ वो प्रेजेंट होता है जिसमें टीथ नहीं होती हैं और इसी के द्वारा ये चीज़ों को पकड़ती हैं और खाती हैं। आगे बताया गया है, फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट। यानी इनका जो फोर लिम्ब होता है, आगे का जो इनका होता है फोर लिम्ब, वो किस में डिवाइड हो जाता है, पंखों में डिवाइड होता है ताकि ये अच्छे तरीके से उड़ पाए। नेक्स्ट यदि हम इसके स्केलेटन एडाप्टेशन की बात करते हैं तो बोन आर लाइट वेट एंड न्यूमेटिक होलो, यानी इनमें न्यूमेटिक बोन पाया जाता है। न्यूमेटिक बोन कैसा होता है, ये अंदर से खोखला होता है जिसके वजह से इनके जो बॉडी का वेट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और ये आसानी से हवा में उड़ पाती हैं। आगे इनका जो स्टर्नम होता है ये कील शेप का होता है फॉर मसल्स अटैचमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की यदि हम बात करते हैं तो लंग्स आर कनेक्टेड टू एयर सेक फॉर इफिशिएंट रेस्पिरेशन, यानी लंग्स जो होता है एयर सेक से कनेक्टेड होता है, एयर सेक में एयर भरा होता है तो लंग्स एयर सेक से कनेक्टेड रहता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन कर पाती हैं। एंड यदि हम इसके सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो इनका जो हार्ट होता है 4 चेम्बर हार्ट होता है और कंप्लीट सेपरेशन इनमें देखने को मिलता है, यानी ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध ब्लड अलग अलग रहेगा। वही आप इससे पिछले वाले क्लास में देखेंगे जिसमें कि आपका क्लास पाइसेस एंड क्लास रेप्टाइल्स में, तो इनमें क्या होता है कि इनका जो एट्रियम्स होता है ये तो डिवाइड है, लेकिन इनका जो वेंट्रिकल्स है ये क्या है, पार्शियल डिवाइड है। इसके वजह से क्या होता है कि एट्रियम से जो ब्लड आता है वो वेंट्रिकल्स में जाता है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से शुद्ध ब्लड आया और यहाँ से अशुद्ध ब्लड आया, यहाँ ऊपर तो अलग अलग है लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल्स में जाएंगे पार्शियल सेपरेशन होने की वजह से ये मिक्सिंग हो जाते हैं, ठीक है। वही अब बर्ड्स में अब जब आते हैं तो बर्ड क्लास में और मैमल्स क्लास में आते आते क्या होता है, इसमें कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, यानी अशुद्ध ब्लड अलग ही अब रहेगा और शुद्ध ब्लड भी अलग ही रहेगा। एंड यदि हम इनके रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं तो ये ओविपेरस होते हैं, यानी अंडे देने वाले होते हैं और इनका जो अंडा होता है वो कैलकेरियस सेल्स का बना हुआ होता है और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी इनके बॉडी के अंदर ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जैसे कि क्रो हो गया, पाइजन हो गया, पिकॉक हो गया एंड ओस्ट्रिक हो गया, ठीक है। यानी कौवा हो गया, आपका कबूतर हो गया, मोर हो गया, ओस्ट्रिक हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड नेक्स्ट यदि हम मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं तो मैमल्स आप लोग अपना कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता ही सकते हैं। मैमल्स के एग्जांपल में आप जानते ही हैं जैसे आपका गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, सब कुछ आता है मैमल्स में ही। तो इनमें यदि देखेंगे तो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका बॉडी जो होता है कवर्ड होता है हेयर के साथ। आप अपना खुद का एग्जांपल ले लीजिए, आप भी एक मैमल्स ही हैं तो आपको पूरा बॉडी पे आपको छोटे छोटे हेयर्स देखने को मिल रहे होंगे। एंड इनका बॉडी डिवाइड होता है हेड में, नेक में, ट्रंक में एंड टेल में, ठीक है। और जो मैमल्स होते हैं वो साइज में वेरिएबल्स होते हैं, इनमें बहुत सारे वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है। जैसे हाथी देखेंगे तो कितना बड़ा मैमल्स है, वही आप अपने खुद को देख लीजिए तो आप छोटे
हैं, ठीक है। तो इनमें जो साइज होता है इसमें वेरिएबल देखने को मिलता है। एंड ये भी इंडोथर्मिक होते हैं यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे वर्ड में था होते हैं जैसे कि स्वेट ग्लैंड जो कि पसीना निकालने का काम करता है, सीबेसियस ग्लैंड जो कि सीबम निकालता है जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा बॉडी जो होता है मॉइस्चराइज रहता है। मेमोरी ग्लैंड जो होता है मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करता है। यहाँ पे बताया गया मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश यंग, यानी जो यंग यानी उनका जो बच्चा होता है उसको नरिश करने के लिए मेमोरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। एंड यदि हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो जॉ हैज सिंगल लोअर बोन एंड वर्टिब्री आर डिफरेंशिएट इनटू सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉर्डल रीजन। आप लोग वर्टिब्री के बारे में पढ़े होंगे, तो वर्टिब्री जो होता है इतना पार्ट में डिवाइड होता है, वही चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट यदि हम टीथ की बात करते हैं तो टीथ इसमें कैसा होता है, हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, अलग अलग टीथ मैमल्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। और यदि हम डाइफाइडोंट की करते हैं, डाइफाइडोंट देखिए जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो होते हैं हेट्रोडोंट देखने को मिलता है, डाइफाइडोंट देखने को मिलता है एंड ठीकोडोंट देखने को मिलता है। हेट्रोडोंट में तो समझ में आ गया, हेट्रो मानी जो टीथ है वो अलग अलग रहेगा सबका सब, ठीक है। वही डाइफाइडोंट का मतलब कि जो टीथ है पूरे लाइफ भर में 2 बार आएगा, एक को कहते हैं मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। एक डाइफाइडोंट का मतलब क्या होता है कि जो टीथ होता है उसमें रूट प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप टीथ देखे है ना, इस तरीके से टीथ होता है, तो टीथ में इस तरीके से नीचे के साइड रूट प्रेजेंट होता है जो कि जो होता है अंदर जो होता है अच्छे तरीके से धसा हुआ होता है। एंड यदि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करते हैं मैमल्स में, तो मैमल्स में लंग्स प्रेजेंट होता है विथ एल्वियोलाई। लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। और ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, एल्वियोलाई बहुत सारा सरफेस देते हैं ताकि जो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसियस एक्सचेंज जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, ठीक है। तो वही बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए मैमल्स में लंग्स प्रेजेंट होता है, वो भी एल्वियोलाई के साथ, जिसके वजह से इफिशिएंट गैस एक्सचेंज, जिसके वजह से एल्वियोलाई होने की वजह से ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो पाता है। एंड प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्राम फ्रॉम फॉर ब्रीदिंग, यानी मस्कुलर डायफ्राम भी होता है, क्योंकि आपको पता होगा ना, आप देखेंगे तो जो आप लोगों का ये लंग्स होता है, ठीक है, ये क्या है, ये लंग्स है। लंग्स के ही जस्ट नीचे क्या होता है, इस तरीके से डायाफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है। एंड यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है इसमें भी, जैसे कि बर्ड में था, सेम टू सेम वही है इसमें भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या होता है कि ये बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है। वो भी मैमल्स में भी एक को छोड़ दे तब, जैसे कि प्लेटाइपस, इसको छोड़ दे तब जितने भी मैमल्स होते हैं सबके सब बच्चे देने वाले होते हैं। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इसमें भी बर्ड्स की ही तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो हाई डेवलप्ड ब्रेन होता है, ठीक है, यानी मैमल्स का ब्रेन आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा डेवलप है। एंड लार्ज सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड एक्यूट सेंस ऑर्गन, यानी इनका सेंस ऑर्गन भी अच्छे तरीके से डिवाइड होता है, बना हुआ होता है, मैच्योर होता है, यानी वेल डेवलप्ड विजन, यानी देखने के लिए और सुनने के लिए। एग्जाम्पल्स यदि हम देख लेते हैं मैमल्स के, तो मैमल्स के एग्जाम्पल्स में सबसे पहला आप ह्यूमन ही दे सकते हैं, जिसको कि साइंटिफिक नेम इनका है होमो सेपियंस, एंड लायन हो गया, एंड डॉल्फिन हो गया, ये सभी के सभी आपके मैमल्स के एग्जाम्पल्स है, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास यूरोकोडेट एंड गिव क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी यूरोकोडेट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, इसका क्लासिफिकेशन बताना है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, यूरोकोडेट, यूरो का मतलब होता है टेल एंड कोडेड का मतलब होता है नोटोकोड, यानी इस एनिमल्स के टेल में ही नोटोकोड प्रेजेंट है, क्योंकि ये आप लोगों को पता है ये फाइलम कोडेटा के एनिमल्स है, और कोडेटा के अंतर्गत उन्हीं एनिमल्स को रखा गया है जिसके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकोड, नर्व कार्ड एंड फेरेंजियल गिस्लिट्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको भी फाइलम कोडेटा में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके टेल में क्या प्रेजेंट था, नोटोकोड प्रेजेंट था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी से पढ़ेंगे।
देखिए ये आप लोगों को दिखाया गया है हर्डमानिया के बारे में, जो कि क्लास यूरोकोडेट का ही एनिमल्स है और आप लोगों को इसी के बारे में पढ़ना भी है। ठीक है, तो हर्डमानिया जो है ये रहता कहाँ है, तो ये रहता है समुद्र में रहने वाला होता है और इसका जो बॉडी है ये 2 भाग में बटा हुआ है। इसका जो ऊपर का ये वाला जो बॉडी का पार्ट देख रहे हैं, जो कि आप लोग को यहाँ से देखने को दिख रहा है, इसको कहा जाता है बॉडी प्रॉपर और ये जो नीचे का पार्ट है इसको कहा जाता है फुट। और इसका जो बॉडी प्रॉपर है ये टेस्ट से कवर्ड होता है, जो कि ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है। इसी की वजह से इसको ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। यूरोकोडेटा जो क्लास है इसको ट्यूनिकेटा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनका जो बॉडी होता है वो ट्यूनिसिन से कवर्ड होता है। ठीक है, और इसका जो बॉडी प्रॉपर वाला रीजन दिख रहा है ऊपर का, इसका बॉडी प्रॉपर वाले रीजन में 2 एपर्चर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक को कहा जाता है ब्रैंकियल एपर्चर, दूसरा होता है एट्रियल एपर्चर। ब्रैंकियल एपर्चर से वाटर इंटर करता है, एट्रियल एपर्चर से जो वाटर होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। जब वाटर इसके बॉडी में इंटर करता है तो वाटर अपने साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर भी जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग भी करते हैं, क्योंकि वाटर में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छाट करके खा जाते हैं और जो बचा हुआ वाटर होता है उसको एट्रियल एपर्चर से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, और इसका ये जो फुट वाला रीजन देख रहे हैं, इस फुट वाले रीजन से ये किसी न किसी सबस्ट्रेट से चिपका हुआ देखने को मिलता है। तो इसका ये जो एडल्ट फार्म आप लोगों को दिख रहा है, इसका ये एडल्ट फार्म सेसाइल होता है, यानी ये चल नहीं सकता है। लार्वा होता है फ्री स्विमिंग होता है, वो अच्छे तरीके से फ्री रूप से स्विम करता रहता है वाटर में। और वो जो हमने आप लोगों को नोटोकोड बताया था कि इसके टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होता है, तो ये एडल्ट के टेल में नहीं होता है, क्योंकि एडल्ट में तो टेल ही नहीं प्रेजेंट है। लेकिन इसका जो लार्वा है उसके लार्वा में टेल प्रेजेंट होता है और इसके लार्वा के ही टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होता है। चलिए इसको हम लोग थ्योरी की मदद से पढ़ लेते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होता है, यानी समुद्र में पाया जाने वाला एनिमल्स है। और मोस्ट आर सेसाइल एज एडल्ट वाइल फ्यू आर फ्री स्विमिंग, यानी ये कैसे होते हैं, इसका जो एडल्ट होता है वो सेसाइल होता है, यानी किसी न किसी सबस्ट्रेट से चिपका हुआ ही पाया जाएगा। और वही इसका जो, यदि आप लार्वा स्टेज देखेंगे तो इसका जो लार्वा टेडपोल लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। यदि हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो बॉडी होता है कवर्ड होता है ट्यूनिक से, या फिर कह सकते हैं उसको टेस्ट, जो कि ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है। और ये ट्यूनिसिन एक सेलुलोज लाइक सब्सटेंस होता है और इसी की वजह से, क्योंकि इसका बॉडी ट्यूनिसिन से जो है कवर्ड है, इसी वजह से क्लास यूरोकोडेटा के एनिमल्स को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो बॉडी होता है वो सिक लाइक होता है, या फिर आप बैग लाइक भी कह सकते हैं, क्योंकि अंदर से आप देख रहे होंगे बैग की तरह खोखला दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका बॉडी कैसा होता है, सिक लाइक या फिर बैग लाइक होता है। एंड यदि हम इसके नोटोकोड की बात करते हैं, क्योंकि ये कोडेटा का जनरल कैरेक्टर्स होता है नोटोकोड की प्रेजेंस होना, तो नोटोकोड प्रेजेंस ओनली इन द लार्वा स्टेज। नोटोकोड जो होता है इसके लार्वा स्टेज में ही प्रेजेंट रहेगा, वो भी लार्वा में ओनली टेल रीजन में प्रेजेंट रहेगा। और इट डिसअपियर इन द एडल्ट स्टेज, यानी जैसे जैसे ही एडल्ट स्टेज आएगा वैसे ही इसका जो नोटोकोड है वो एडल्ट स्टेज में गायब हो जाएगा। इस वजह से इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है उस मेटामॉर्फोसिस को क्या कहा जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि लार्वा इसका ज़्यादा डेवलप है, वही एडल्ट इसका कम डेवलप है। लार्वा में इसके नोटोकोड भी देखने को मिलेगा, नर्व कार्ड भी देखने को मिलेगा, जबकि जैसे ही ये एडल्ट फार्म में आएगा इसका नोटोकोड भी गायब हो जाएगा, नर्व कार्ड भी गायब हो जाता है, केवल फेरेंजियल गिसलेट से ही एडल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके हम नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो लार्वी हैव डोर्सल होलो नर्व कार्ड। देखिए लार्वा के पास नोटोकोड भी प्रेजेंट था और लार्वा के ही पास नर्व कार्ड भी प्रेजेंट है। इन एडल्ट में नर्व कार्ड इज रिड्यूज, नर्व कार्ड एडल्ट आते आते गायब हो जा रहा है। एंड आगे फेरेंजियल गिसलिट्स की भी बात किया गया है, तो न्यूमरस फेरेंजियल गिसलिट्स आर प्रेजेंट फॉर फिल्टर फीडिंग। ये जो फेरेंजियल गिसलिट्स है केवल यही एडल्ट में देखने को मिलता है और ये क्या काम करता है, तो फिल्टर फीडिंग का काम करता है और साथ ही साथ ये रिस्पायरेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन का मतलब क्या होता है कि इसकी जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में बहता रहेगा, इसमें वो भी जो ब्लड है वो नसों में होकर के नहीं जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से बॉडी में बहता रहता है। इस वजह से इनका जो आप देखेंगे ना तो ये कैसे होते हैं, रेडिस रेडिस इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट की कवरिंग ऊपर से इनके पाया जा रहा है, ये टेस्ट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसके अंदर जितने भी जो ब्लड है वो बिल्कुल बॉडी में ही बह रहे हैं, इसके वजह से इनके ब्लड रेड होने की वजह से इनका पूरा शरीर कैसा दिखाई देने लगता है, रेड दिखाई देने लगता है, क्योंकि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। आगे हार्ट इसका जो होता है सिंपल होता है, ट्यूबुलर होता है विथ
ब्लड फ्लो रिवर्सिंग पीरियोडिकली। एंड यदि हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ से लेकर के एनस तक फैला रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है हर्डमानिया का। तो इसमें हमने बताया कि दो एपर्चर्स देखने को मिलेंगे, एक को कहते हैं ब्रैंकियल एपर्चर जहाँ से वाटर इंटर करता है, और एक को कहते हैं एट्रियल एपर्चर, ठीक है, जहाँ से वाटर बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो ब्रैंकियल एपर्चर्स होता है यहाँ पे 4 लिप्स की तरह इस तरीके से संरचना देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है माउथ कहा जाता है। इसी माउथ से जो वाटर होता है इसके बॉडी में एंटर करता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्फिंक्टर देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है, ये जो स्फिंक्टर वाला रीजन है इसको कहा जाता है बक्कल कैविटी, ठीक है। यहाँ तक का ये जो रीजन है इसको क्या कहा जाता है, बक्कल कैविटी कहा जाता है। तो माउथ से जो भी वाटर जाएगा कहाँ पे जाता है, इस बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी में ये जो स्फिंक्टर ये आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, ये चेक करता है इसके जो वाटर गया है इसके पीएच को चेक करता रहता है, और चेक करने के बाद क्या करता है कि ये रेगुलेट करता रहता है इस ब्रैंकियल एपर्चर को, कब इसको खुलना है और कब इसको बंद होना है। उसके बाद यहाँ से जो वाटर होता है वो कहाँ पे चलता है, तो यहाँ से वाटर जाता है फेरिंक्स वाले रीजन में। अब ये फेरिंक्स वाला रीजन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल इतना सा बड़ा, रुकिए देखिए इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ से फेरिंक्स जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है इतना बड़ा, इसको फेरिंक्स दिखाया गया है। फेरिंक्स जो होता है हर्डमानिया का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इसके डाइजेस्टिव पार्ट का। तो ये पूरा फेरिंक्स है। इस फेरिंक्स में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ये खाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छांट लिया जाता है, और रेस्पिरेशन भी इसी के द्वारा होता है, क्योंकि फेरिंक्स में ही प्रेजेंट होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जिसके द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले कहाँ पे आया, जो फूड था माउथ से आया कहाँ पे, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से कहाँ पे चला गया, इस फेरिंक्स वाले रीजन में चला गया। अब इस फेरिंक्स वाले रीजन से होता हुआ कहाँ पे चला जाता है, तो ओइसोफेगस में चला जाएगा, यानी यहाँ पे ओइसोफेगस में जाएगा। ओइसोफेगस में बहुत सारे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया। तो ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं यहाँ से एंजाइम्स जूसेस निकलती है जहाँ से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद ये भोजन कहाँ पे चला जाता है, तो इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी सॉरी स्टोमच में सबसे पहले जाएगा, यानी ओइसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, स्टोमच में जाता है। और जैसे ही स्टोमच में जाएगा यहाँ पर भी भोजन का पाचन होगा। उसके बाद ये भोजन जो होता है पचा हुआ भोजन इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद ये भोजन कहाँ पे चला जाएगा, तो ये भोजन जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस से ये भोजन बाहर निकल जाएगा। ये जो संरचना आप लोगों को दिखाई गया है बाहर की तरफ निकाल करके, ये भी अंदर के ही साइड मुड़ा हुआ, इसके अंदर ही ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन इसको बाहर निकाल करके दिखाया गया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो इस तरीके से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट यदि हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। अब ये लार्वा जो होता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जिसको टेडपोल लार्वा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए, हमने कहा कि ये क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी मेल और फीमेल जो होते हैं इसी एक के ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तब ये आपस में भी क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इनमें होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी ये एक हर्डमानिया है, यहाँ पे कहीं पे जो होता है दूसरा हर्डमानिया रहेगा, तो इसका जो यदि यहाँ से स्पर्म आया तो इसका ओवा आपस में मिलेंगे, और इनमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलता है, यानी इनका जो ओवरी होता है वो पहले डेवलप होता है, उसके बाद इनका टेस्टिस डेवलप होता है। तो ओवरी पहले डेवलप हो गया, तो जो ओवम है इसका वो निकल करके वाटर में आ गया। अब जो दूसरा कोई हर्डमानिया है, जब उसका टेस्टिस डेवलप होगा तो इससे स्पर्म निकल करके वाटर में आएगा, और दोनों आपस में मिल जाएंगे, और यहाँ पे इनका वाटर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि हम इनके लोकोमोशन की बात करते हैं तो लार्वा इनका मोटाइल होता है, जो कि हमने बताया आप लोगों को, एंड सो कोडेड फीचर, और इसमें कोडेड फीचर देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इनका जो लार्वा होता है, लार्वा के टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होता है, एंड इनमें नर्व कार्ड भी लार्वा में ही देखने को मिलता है। एंड एडल्ट जो होता है वो सेसाइल होता है, वो भी हमने बताया। एंड नेक्स्ट इनके हम यदि एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हर्डमानिया हो गया, साल्पा हो गया, ये किस में आते हैं, तो ये यूरोकोडेट के एग्जाम्पल्स है। एक बार रिवाइज करा देते हैं कि हमने अभी तक आप लोगों को क्या क्या बताया है। तो हमने बताया है कि जो यूरोकोडेट के एनिमल्स होते हैं इनका बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को कहा जाता है बॉडी
प्रोपर और एक को कहा जाता है फुट। फुट की मदद से ये किसी न किसी सबस्ट्रेट से एडल्ट फार्म चिपका हुआ होता है एंड इसका जो बॉडी प्रोपर होता है ये टेस्ट या फिर ट्यूनिसिन कवरिंग से ढका हुआ होता है, इसलिए यूरोकोडेट के एनिमल्स को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाते हैं। और बॉडी प्रोपर में दो एपर्चर्स देखने को मिलता है, ब्रैंकियल एपर्चर्स एंड एट्रियल एपर्चर्स। ब्रैंकियल एपर्चर से वाटर इंटर करता है, एट्रियल एपर्चर से जो वाटर होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। और हमने बताया कि ये जो होते हैं मैराइन एनिमल्स होते हैं, यानी समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। इनका ये जो एडल्ट फार्म देखने को मिल रहा है ये फिक्स रहते हैं, एक जगह पे सेडेंटरी पाए जाते हैं, मूव नहीं करते हैं। वही इनका जो लार्वा स्टेज होता है वो मूव करता रहता है। यदि इनके शेप और साइज की बात करते हैं तो इनका शेप कैसा होता है, बैग लाइक शेप आप लोग को देखने को मिलेगा एंड ये फिल्टर फीडिंग होते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भी वाटर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको सेलेक्ट करके ये खाने का काम करते हैं। और वही इनके यदि हम लार्वा स्टेज की बात करते हैं तो इनका जो लार्वा होता है, इनके लार्वा स्टेज में जो नोटोकॉर्ड हो गया, नर्व कॉर्ड हो गया वो देखने को मिलेगा। और इसके एडल्ट स्टेज ये जो आपको दिखाया गया है इसमें केवल फेरेंजियल गिल्सलिट्स ही कोर्डेट का कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। और इसमें जो हमने आप लोगों को बताया कि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही बॉडी में होते हैं। तो मेल फीमेल जब इसके एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलता है, तो ओवरी पहले डेवलप हो जाती है और टेस्टिस बाद में डेवलप होता है। इस वजह से इसमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और इसमें ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि जितने भी कोर्डेट के अंदर जितने भी एनिमल आते हैं सब में क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, यानी उनका जो ब्लड होता है वो जो धमनी सिरा होता है उसमें बहता रहेगा। लेकिन यूरोकोडेट को छोड़ करके, यूरोकोडेट के अंदर एक ऐसा जो क्लास यूरोकोडेट है, केवल इसी में जो होता है ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसका ही अभी हम क्लासिफिकेशन बचा ना, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ यूरोकोडेट, तो यूरोकोडेट को 3 क्लास में बांटा गया है और फर्दर इसको ऑर्डर्स में भी क्लासिफाइड किया गया है। 3 क्लास कौन कौन से हैं, तो एसीडीएसी पहला क्लास, दूसरा क्लास थैलेसी, तीसरा क्लास है लार्वेसी। एसीडीएसी क्लास में 2 ऑर्डर्स दिए गए हैं, इंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना। एंड थैलेसी जो क्लास होता है इसमें 3 ऑर्डर्स होते हैं, पायरोसोमिडा एंड डोलियोलिडा एंड साल्पिडा। और जो लार्वेसी क्लास होता है, लार्वेसिया क्लास में जो होते हैं किसी भी टाइप के ऑर्डर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, यानी जो पाइसेस क्लास है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है। ये आप लोगों का यूनिट 2 है, ठीक है। यूनिट 2 में आप लोगों से देखे हैं पाइसेस के बारे में, बर्ड्स के बारे में, मैमल्स के बारे में, सबका जनरल कैरेक्टर्स है और किसी न किसी का तो पूछेगा, ये 100% कन्फर्म है। इसलिए आप जनरल कैरेक्टर्स फिश के भी देख लीजिए। तो मछलियों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, स्ट्रीम लाइक इनका इस तरीके से बॉडी होता है। एंड इनका जो बॉडी होता है हेड में, ट्रंक में, टेल में बटा होता है और इनके जो बॉडी होता है वो स्केल्स और म्यूकस से कवर होता है। छोटे छोटे स्केल्स यहाँ पे इनके बॉडी पे पाए जाते हैं और म्यूकस होता है, यानी ये चिकना चिकना होते हैं, ठीक है। इनको पकड़ेंगे तो ये सरकते रहते हैं। इनके यदि स्केलेटन सिस्टम की बात किया जाता है, इनका कार्टिलेजिनियस इनकॉन्ड्रिक्थिज, यानी कॉन्ड्रिक्थिज जो फिशेस होती हैं उनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और बोनी फिशेस जो होती हैं उसमें जो ओस्टिकथिज की जो फिशेस होती हैं उनका इंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होता है। फिन्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें पेयर्ड में जो होते हैं फिन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से फिन्स, तो पेक्टोरल फिन और पैल्विक फिन, ये पेयर में होते हैं। और अनपेयर में कौन कौन से फिन होते हैं, तो डोर्सल एंड कॉर्डल फिन जो होते हैं ये अनपेयर में प्रेजेंट होते हैं। और किस में मदद करते हैं, तो ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। रेस्पायरेशन की यदि हम इसमें बात करते हैं तो गिल्स फॉर एक्वेटिक रेस्पायरेशन, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो गिल्स प्रेजेंट होता है। आपको पता है मछलियों में क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। और कुछ मछलियां ऐसी होती है जिसमें जो इनका गिल्स इस तरीके से होता है वो किससे ढका हुआ होता है, तो ओपरकुलम से ढक जाता है। किसी में ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इनका रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है। एंड सम हैव एसेसरी रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर, और कुछ में एसेसरी रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होता है। एंड यदि हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्लोज सिस्टम्स विथ 2 चेम्बर हार्ट, यानी इसमें क्लोज सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी इनका जो ब्लड होता है ये धमनी सिरा में बहता रहता है, और लेकिन 2 चेम्बर्स इनका हार्ट देखने को मिलता है। यानी केवल इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, तो फिशेस में केवल एट्रियम्स प्रेजेंट रहता है, एक एट्रियम रहेगा और एक ही वेंट्रिकल्स होता है। 2 चेम्बर में इनका हार्ट होता है। नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो
तो वेल डेवलप्ड इनका ब्रेन होता है एंड लेटरल लाइन स्ट्रीम होता है। लेटरल लाइन स्ट्रीम यानी इनका इस तरीके से स्ट्रीम बॉडी है ना, इस तरीके से इस पे एक लेटरल लाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ये जो लेटरल लाइन होता है ये डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन को। एंड इनके रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं और इसमें एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हैबिटेट की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि मछलियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, पानी में पाई जाती हैं, कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में भी होती हैं और कुछ समुद्र में भी पाई जाती हैं, तो ये इनका हैबिटेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन कॉर्डेट, यानी जो कॉर्डेट हैं इसमें कंपैरेटिव स्टडी करना है कि किन किन क्लासेस में किस तरीके का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है द सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन कॉर्डेट शो सिग्निफिकेंट वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन दियर इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम प्रिमिटिव फॉर्म लाइक सिफेलोकोडेट से एडवांस वर्टिब्रेट्स। सिफेलोकोडेट जो कि प्रोटोकोडेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारा यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट आते हैं, वहाँ से लेकर के जो एडवांस वर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि पाइसिस हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, एवेज हो गए, मैमल्स हो गए, इन सभी में किस तरीके का जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स पाया गया है इन सभी के बारे में कंपेयर करके बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले यदि हम प्रोटोकोडेट्स की बात करते हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों का यूरोकोडेट आता है एंड सिफेलोकोडेट आता है, तो इसमें जो होता है देखेंगे किस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इसमें क्लोज सिस्टम्स होता है एम्फियोक्सस में एंड ओपन होता है ट्यूनिकेट में, जो कि हमने बताया ना कि जो यूरोकोडेट होते हैं इसको ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखने को आपको मिलेगा। और इनका जो हार्ट होता है ये अब्सेंट होता है, एम्फियोक्सस में प्रेजेंट नहीं होता है। ट्यूनिकेट्स के पास सिंपल सा हार्ट होता है जो कि ट्यूबुलर हार्ट होता है। ब्लड फ्लो की यदि हम बात करते हैं तो एम्फियोक्सस यूज करता है कंट्रैक्शंस ऑफ वेसल्स एंड ट्यूनिकेट्स रिवर्स ब्लड फ्लो पीरियोडिकली। एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो अब्सेंट इन एम्फियोक्सस, यानी एम्फियोक्सस में किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि आप लोग में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, लेकिन जो एम्फियोक्सस होता है इसमें जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। ब्लड डज नॉट कैरी ऑक्सीजन बट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को जो होता है कैरी नहीं करता है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है। नेक्स्ट है एग्नेथा। एग्नेथा में ऐसी मछलियाँ आती हैं जिसमें जबड़े प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप लोग जब सबफाइलम वर्टिब्रेटा पढ़े होंगे तो सबफाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया है, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जो होते हैं ऐसी मछलियाँ आती हैं जिसमें जबड़े प्रेजेंट नहीं होते हैं और ग्नैथोस्टोमेटा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एग्नेथा की हम बात करते हैं तो एग्नेथा में देखिए कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि हैग फिश हो गया, ये आएंगे। इसमें जो टाइप के देखिए तो इसमें क्लोज सिस्टम जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। इनका जो हार्ट होता है इसमें भी 2 चेम्बर हार्ट होते हैं, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे कि आपने प्रोटोकोडेट्स जैसे यूरोकोडेट और एम्फियोक्सस में देखा था, ठीक है। एंड ब्लड फ्लो की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू गिल्स एंड देन टू बॉडी, यानी ब्लड कैसे फ्लो करता है तो सबसे पहले ब्लड जाएगा हार्ट के पास, हार्ट से शुद्ध होने के लिए जाएगा गिल्स के पास और गिल्स से शुद्ध होकर के कहाँ पे जाएगा तो बॉडी में चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनका ब्लड जो होता है फ्लो होता रहता है। एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो इनमें हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, जबकि एम्फियोक्सस के केसेस में किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आगे हम फिशेस देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट है। तो फिशेस में आप देखेंगे तो इसमें कार्टिलेजिनियस फिशेस भी आती हैं और बोनी फिशेस भी आती हैं। इसमें किस टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है तो इसमें भी क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। देखिए क्लास आप कोडेट में देखेंगे ना तो फाइलम कोडेट के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं सब में क्या देखने को मिलेगा, क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ही देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन है हमारा यूरोकोडेट, यूरोकोडेट को छोड़ दे तब, क्योंकि यूरोकोडेट में ओनली ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके हार्ट की बात करते हैं तो 2 चेम्बर में हार्ट होता है, इसमें भी एक एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल्स होता है, जैसे कि पीछे भी आपने देखा था जैसे आपके यूरोकोडेट था, यूरोकोडेट में भी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल था। और आपके एम्फियोक्सस सिफेलोकोडेट में तो हार्ट ही प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वही आप एग्नेथा में देखिए तो एग्नेथा में भी सेम वही आपको देखने को मिला, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। और आपको
फिशेस में भी वही देखने को मिल रहा है। अब आगे ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो इसमें भी सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही एट्रियम है, एक ही वेंट्रिकल है, तो सिंगल ही सर्कुलेशन होगा। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें भी उसी तरीके से जाएगा, गिल्स फ्रॉम डायरेक्टली टू द बॉडी, यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा, यानी सबसे पहले हार्ट से ब्लड कहाँ पे गया रहता है, गिल्स में शुद्ध होने के लिए, और वहाँ से फिर शुद्ध होकर के बॉडी में चला जाएगा। एडाप्टेशंस की बात करते हैं तो इसमें साइनस विनोसस एंड कोनस एट्रियोसस एसेसरी चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एम्फीबियंस की तरफ, क्योंकि फिश के बाद जो होते हैं एम्फीबियंस ही बने हुए होते हैं। तो एम्फीबियंस में क्या क्या आते हैं, तो जो मेढक हो गया एंड सेलामेंडर्स हो गए, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो एम्फीबियंस क्लास में ही देखने को मिलते हैं। तो एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है, यहाँ पे देखिए 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। अभी तक पीछे आपने जितना भी देखा उसमें आप लोगों को 2-2 चेम्बर हार्ट ही देखने को मिल रहे थे, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 3 चेम्बर हार्ट देखने को मिल रहा है, यानी 2 एट्रियम देखने को मिलेंगे और एक वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगा एंड डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एट्रियम 2 हो गया ना, तो एक बार एक एट्रियम में शुद्ध ब्लड आएगा, उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद दूसरे वाले एट्रियम में शुद्ध ब्लड आएगा, और वो भी कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पार्शियल सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, पार्शियल सेपरेशन होता है, क्योंकि एट्रियम 2 है, तो एट्रियम में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। लेकिन वेंट्रिकल्स में दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, जब जाते हैं तो दोनों के दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है। नेक्स्ट यदि हम इनमें एडाप्टेशंस की बात करते हैं एम्फीबियंस में, तो इनमें एडाप्टेशन कैसा होता है, स्पाइरल वाल्व इन द हार्ट रिड्यूज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी इसमें स्पाइरल वाल्व होता है हार्ट में, जिसके वजह से जो ब्लड मिक्स हो रहा है वो बहुत ही कम होता है। एंड हम रेप्टाइल्स क्लास की तरफ चलते हैं, तो एम्फीबियंस के बाद क्या बने हैं, रेप्टाइल्स बने हुए हैं। तो रेप्टाइल्स में देखते हैं, तो रेप्टाइल्स में क्या क्या आते हैं, तो लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये रेप्टाइल्स में आते हैं। इनका जो हार्ट होता है टाइपिकली इनका भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल से 4 चेम्बर हार्ट, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स में जितने भी रेप्टाइल्स आते हैं आपके साफ हो गए, ये सभी में 3 चेम्बर ही हार्ट होगा, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ देंगे तब, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट रहेगा। ठीक है, आगे यदि हम ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो डबल सर्कुलेशन देखने को यहाँ भी मिलेगा एंड मिक्सिंग अकर इन मोस्ट रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, यानी यहाँ पर भी उसी तरीके से मिक्सिंग देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा कम मिक्सिंग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एम्फीबियंस में तो ऐसा था ना, इनका हार्ट कैसा था, इस तरीके से 2 एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल था। लेकिन रेप्टाइल्स आते आते क्या होता है कि वेंट्रिकल में क्या हो जाता है, इस तरीके से पार्शियल सेपरेशन हो जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा कम मिक्सिंग, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, इसका थोड़ा कम मिक्सिंग होने लगता है। ठीक है, यदि हम इसके एडाप्टेशन की बात करते हैं तो पार्शियल सेप्टम इन द वेंट्रिकल, जो कि हमने बताया ना, यहाँ पे क्या बन जाता है, बीच में पार्शियल सेप्टम वेंट्रिकल्स में बनने लगता है। आगे बर्ड्स में चलते हैं, तो आप एडाप्टेशन इसको आप ना एक रेगुलर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि किसमें जाते जाते क्या क्या बनता चला गया है। बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो चुका रहेगा, तो 4 चेम्बर हार्ट हो जाता है, जिसमें 2 एट्रियम्स अब हो गए हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, 4 चेम्बर हार्ट हो गया है। और ब्लड फ्लो कैसे करता है, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी कंप्लीट इसमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें अलग अलग रहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा। एफिशिएंसी की बात करें तो हाई इफिशिएंट सिस्टम टू सपोर्ट एंडोथर्मी एंड हाई मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का राइट आन एसे एंड माइग्रेशन ऑफ बर्ड, यानी बर्ड में माइग्रेशन के बारे में। तो बर्ड माइग्रेशन आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, यानी जो बर्ड्स होती हैं वो एक स्थान पे जहाँ पे ये रह रही हैं वहाँ से छोड़ करके, यानी इनके अनुसार जहाँ पे ये रह रही हैं वहाँ पे फूड की कमी हो गई, या फिर इन्वायरमेंट कंडीशन इनके रहने अनुसार नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तब ये बर्ड क्या करती हैं, यहाँ से उड़ करके किसी दूसरे जगह पे, यानी दूसरे जगह बहुत दूर चली जाती हैं, यहाँ पे रहने लगती हैं। उसके बाद जब इनके अनुसार यहाँ पे कंडीशन आ जाता है तब फिर से वापस इसी जगह चली आती है। इसको क्या कहा जाता है, बर्ड माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप घूमने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं ना, उसी तरीके से इनको क्या कहा जाता है, बर्ड में बर्ड माइग्रेशन कहा जाता है। तो क्या बताया गया है, बर्ड माइग्रेशन इज द रिमार्केबल फिनोमिना डेट इन्वॉल्व द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड, यानी पक्षी प्रवास एक उल्लेखनीय घटना है जिसमें पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मौसमी आवागमन शामिल
होता है। फ्रॉम वन रीजन टू अनदर यानी एक रीजन से दूसरे रीजन तक। इट इज़ ड्रिवेन बाय इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी ये कब होता है जब कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर इनके अनुसार नहीं होता है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की अवेलेबिलिटी है जहाँ पे रह रही है वहाँ पे कम हो जाए, ऑप्टिमल ब्रीडिंग कंडीशन जो होता है उनके अनुसार कंडीशन ब्रीडिंग कंडीशन न रहे, एंड क्लाइमेट्स उनके अनुसार न रहे रहने अनुसार, एंड वेल एज फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है वो वहाँ पे रहने लायक नहीं है, तब भी वो क्या होती हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।